नमस्कार जनसंवाद में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, असद ओवैसी की पार्टी में सैकड़ों नेता और पूर्व विधायक हुए शामिल। सीमांचल में और मजबूत हुई असद ओवैसी की पार्टी। वहीं अगली बड़ी खबर जानेंगे, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए थे जनता के बीच में, जनता ने दौड़ाया। जी हाँ, जबरदस्त बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को बिहार की जनता दौड़ा रही है वोट मांगने के नाम पर। तीसरी बड़ी खबर जानेंगे, महागठबंधन बन रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव ने किया बड़ा ऐलान। बसपा, झामुमो, सीपीआई, सीपीएम समेत छोटी बड़ी पार्टियों को महागठबंधन में कराएंगे शामिल। तो सब कुछ खबरें दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ गोदी मीडिया को बड़ा झटका लगा। दंगाई पत्रकार सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद प्रोग्राम पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले मुस्लिमों को कलंकित करना ये फ्रीडम नहीं हो सकता है। तो जानेंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना से निपटने में विफल हुई है और देश की विदेश नीति भी फेल हुई है, और इसके साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके पूर्णतः अपना समर्थन दर्ज करें। चलते हैं बड़ी खबर लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असद ओवैसी की पार्टी को जबरदस्त फायदा। सैकड़ों नेता विधायक समेत सैकड़ों नेता शामिल हुए एआईएमआईएम में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में ओवैसी की पार्टी में लगातार नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ओवैसी के पूर्व विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन के नेतृत्व में 100 से ज़्यादा नेताओं ने एआईएमआईएम का दामन थामा, जिससे सीमांचल में असद ओवैसी की पार्टी को और मजबूती मिली है। इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल जेडीयू के सांसद और जेडीयू एनडीए को बड़ा झटका देते हुए रुकनुद्दीन ने एआईएमआईएम का दामन सीधा थाम लिया है। इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर वायसी विधानसभा सीट पर राजा जदयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एआईएमआईएम लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ओपिनियन पोल्स में 15 सीटें फिलहाल ओवैसी की पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों, महागठबंधन ने ओवैसी से सीधा संपर्क नहीं किया है कि महागठबंधन में आए या फिर नहीं, लेकिन वोटों में भयंकर सेधमारी करती हुई दिखाई दे रही है ओवैसी की पार्टी। 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ ही 15 सीटें विधानसभा में आने वाली हैं। आपको बता दें कि बिहार में एक विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम की एक कब्जा है। ऐसे में आने वाले समय में असद ओवैसी और जोर लगा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर महागठबंधन ने किया बड़ा ऐलान। छोटी बड़ी समेत तमाम पार्टियों को लेंगे अपने साथ, लड़ेंगे चुनाव। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार लालू यादव ने बसपा, झामुमो, वाम दल समेत तमाम महागठबंधन को अपनी पार्टी में अपने साथ महागठबंधन के हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया है। इससे कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एनडीए को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि एनडीए की जो चाल था कि छोटी छोटी पार्टियों में टूटकर आरजेडी के वोट बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तरीके से होता नहीं दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि इस बार बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को। लालू यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि चाहे छोटी हो या बड़ी पार्टियाँ, उनको 1-2 सीट देकर हर पार्टियों को मनाना है, लेकिन वोटों का बंटवारा, विभाजन नहीं करना है। यही कारण है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी, झामुमो के साथ साथ सीपीआई, सीपीआईएम, आरएलएसपी समेत तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को भी इस बार महागठबंधन में हिस्सा बनाने पर विचार चल रहा है। बसपा सुप्रीमो से भी बात चल रही है महागठबंधन में हिस्सा बनाए जाने के। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर होगी बिहार के लिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जनता ने दौड़ाया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से मुंह उठाकर बीजेपी के नेता और मंत्री जनता के बीच पहुंच गए और वोट मांग रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन में बिहार की जनता और प्रवासी मजदूरों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है, ऐसे में बीजेपी और मंत्रियों और विधायकों को देखते हुए बिहार की जनता काफ़ी आक्रामक हो जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के गया का ये मामला निकल के आ रहा है, जहां पर बीजेपी के विधायक
राम प्रकाश वोट मांगने पहुंचे थे मंत्री साहब के साथ, लेकिन मंत्री साहब तो पहले निकल गए, बचे विधायक साहब। विधायक साहब को बहुत ही तेज़ी के साथ जनता ने दौड़ा लिया। जनता ने जैसे ही दौड़ाया वो भागने को मजबूर हो गए। और यहाँ पर आपको बता दें कि बेहद ही तेज़ी के साथ बीजेपी विधायक को जनता ने दौड़ाया। और जनता की गुस्सा ये था कि आज जब हम पर बाढ़ आई तब बीजेपी की विधायक नहीं दिखे, लॉकडाउन के कारण हजारों प्रवासी मजदूर आए और न जाने कितनों की मौत हो गई तब नहीं दिखे, कोरोना कारण से हाहाकार मचा तब नहीं दिखाए, आज वोट मांगने पहुंच गए। इसलिए बीजेपी में ज़बरदस्त नाराज़गी और बीजेपी के विधायकों को बिहार की जनता आड़े हाथों ले रहा और दौड़ा रही है। तो दोस्तों, आप क्या लग रहा है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 16 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जाने की। दरअसल दोस्तों, सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद प्रोग्राम पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा ऐलान, बोले मुस्लिमों को कलंकित करना कहीं से भी फ्रीडम नहीं है, तत्काल लगाई जाए इस पर रुक। सुप्रीम कोर्ट का भी हथौड़ा चला है इस जिहादी पत्रकार पर, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जहां पर प्रशांत भूषण डॉक्टर कफील के बाद उमर खालिद पर पूर्व जस्टिस भड़के, बोले भाजपा सरकार अंग्रेजों जैसा बर्ताव कर रही है। जी हाँ, जानेंगे इसके बारे में। और उस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अरुणाचल से लगे चीनी इलाकों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की सेनाओं की गतिविधियां बड़ी तेज, अरुणाचल प्रदेश को एक बार फिर से खतरा, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, गोदी मीडिया पर बड़ा झटका। दरअसल टीवी मीडिया के साथ टीआरपी और सनसनी फैलाने की है समस्या, सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया को लगाई फटकार। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानेंगे जहां पर बीजेपी सांसद जो शंख बजाने और इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे थे निकले कोरोना पॉजिटिव, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें दोस्तों एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोविड-19 से निपटने में पूरी तरीके से विफल हुई है और देश की विदेश नीति भी पूरी तरीके से चौपट हुई है मोदी के नेतृत्व में, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि सुदर्शन टीवी के जिहादी पत्रकार यूपीएससी जिहाद प्रोग्राम पर लगी रोक। एससी जज बोले मुस्लिमों को कलंकित करना कहीं से भी फ्रीडम नहीं है। जी हां, दंगाई पत्रकार को लगा बड़ा झटका। दरअसल यूपीएससी जिहाद के नाम पर प्रोग्राम बनाकर लोगों के बीच सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले सुदर्शन टीवी के चौहाड़के को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। इसके साथ ही सांप्रदायिकता एजेंडे पर परिपूर्ण इस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल सिविल सर्विसेज में मुस्लिमों की घुसपैठ की थ्योरी बनाकर टीवी प्रोग्राम बनाने वाले सुदर्शन न्यूज को भले ही मोदी सरकार की तरफ से राहत मिल गई हो, पर प्रसारण को हरी झंडी मिल गई हो, पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है। सर्वोच्च अदालत ने मामले पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया है कि कार्यक्रम का मकसद मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने का है। जस्टिस धनंजय वाई चंचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस के.एस. जोसेफ की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए तमाम ऐसी टिप्पणियां की जिससे चैनल का नफरत का एजेंडा एक्सपोज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हम आपको ये कहने की अनुमति नहीं दे सकते हैं कि मुस्लिम नागरिक प्रशासनिक सेवाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। इसके साथ ही जस्टिस चंचूड़ ने कहा है कि इस पूरे मामले में सुनवाई हम परसों यानी 17 सितंबर को भी करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इस एपिसोड पर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। इसके साथ ही सुदर्शन टीवी के करतूतों को उजागर करते हुए जस्टिस चंचूड़ ने कहा कि 9 सितंबर की अधिसूचना के बाद उसी थीम बने कई प्रोग्राम का प्रसारण किया गया, जिसके 5 एपिसोड बचे हैं, लेकिन इस पर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। तो दंगाई पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। राजनाथ के बयान के बाद पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला, बोले चीन का नाम लेने से मत डरो मोदी। दरअसल लद्दाख में भारत चीन के बीच महीनों से जारी सीमा गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में दिए बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा है कि चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं। इसके अलावा आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने देश को चीन के मुद्दे पर गुमराह किया है। राजनाथ सिंह के लोकसभा में दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया है। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा है और रहेगा। राहुल के आगे पूछा कि मोदी जी
आप चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की ज़मीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से आप क्यों डर रहे हैं? आखिर आज भारतीय सेनाएं जब आक्रामक मोड में हैं तो आप चीन को बिना अटैक किए भारतीय सेनाओं का कहीं ना कहीं मनोबल डाउन कर रहे हैं। तो राहुल ने मोदी पर बड़ा हमला बोला। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण डॉक्टर कफील के बाद उमर खालिद को केंद्र सरकार परेशान कर रही है। पूर्व जस्टिस ने भाजपा पर बोला हमला, बोले भाजपा सरकारें अंग्रेजियों जैसा बर्ताव कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जुडिशरी के मुद्दे पर आयोजित वेबिनार के दौरान ये बातें कही हैं। दरअसल मोदी सरकार के राज्य में ये प्रचलन बन गया है कि विरोधी स्वरों को दबाने के लिए उन पर राजद्रोह का केस लगा दिया जाए। इस मामले में पूर्व जस्टिस लोकुर ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। इससे पहले राजद्रोह की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों पर यह आरोप लगाया जाता रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कहाँ की बोलने की आज़ादी को खत्म करने के लिए सरकार पत्रकारों पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप भी लगा रहे हैं। कोरोना वायरस के मामलों की सच्चाई दिखाने वाले, वेंटिलेटर की कमी जैसे मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को फर्जी खबरों के आरोप में फंसाया जा रहा है। पूर्व जस्टिस ने कहा है कि अचानक ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो गई है जिनमें लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज यूपी में डॉक्टर कफील खान को परेशान किया जा रहा है तो केंद्र सरकार प्रशांत भूषण और उमर खालिद जैसे कार्यकर्ताओं को और नए एज के लड़कों को परेशान कर रही है, जिससे मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठ सके। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि टीवी मीडिया के साथ टीआरपी और सनसनी फैलाने को लेकर एक अजब सी समस्या हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद को पूरी तरीके से रोक लगाने के बाद एक कड़ी टिप्पणी की है, खास करके मीडिया को लेकर। जी हाँ, दरअसल उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीआरपी प्रेमी करतूत बेहद तेज़ी के साथ प्रचलन हो जा रहा है। आज टीआरपी के लिए मीडिया कुछ भी करने को तैयार है। आज टीआरपी के लिए किसी को भी बदनाम करने की एक होड़ सी मच गई है। केवल टीआरपी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोग्राम में कैसे जुड़े, आप सिर्फ यही देख रहे हैं, आप अपना स्वार्थ नहीं देख सकते हैं। आज मीडिया टीआरपी के लिए किसी को भी कुछ भी करने और कहने के लिए सीमाएं पार कर दी हैं। पत्रकारिता की एक लिमिट होती है। पत्रकारिता टीआरपी के आधार पे नहीं, खबरों के आधार पे होती है। लेकिन आज पत्रकारिता टीआरपी के आधार पे हो चुकी है, जो कि खतरनाक ट्रेंड है। क्योंकि जिन खबरों में टीआरपी नहीं मिलेगी उन खबरों को दबा दिया जाएगा। ये बेहद ही खतरनाक ट्रेंड है। तो गोदी मीडिया पर जबरदस्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश से लगी चीनी इलाकों में दिखी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। जी हाँ, चीन की सेनाएं की गतिविधियां तेज, भारतीय सेना भी मुस्तैद दिख रही हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में अब चीन लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में अपनी टांग अड़ाने लगा है। आपको बता दें कि भारतीय सेनाओं पर एक के बाद एक जगहों पर कब्जे करने की फिराक में चीन लगातार भारतीय सैनिकों को परेशान कर रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश से लगे चीनी इलाकों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियां नोटिस की गई हैं, जिसके बाद फिलहाल भारतीय सेना की मुस्तैदी तो लगा दी गई है, लेकिन इससे साफ होता है कि चीन भारत को लंबे वक्त तक परेशान कर सकता है। ऐसे में ये मोदी सरकार की विफलता ही है, क्योंकि कूटनीतिक चाल भी पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से चीन परेशान कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा झटका है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा था शंख बजाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, पास नहीं फटकेगा कोरोना। अब संसद सत्र से पहले निकले कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान से भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ था। दरअसल इस वीडियो में भाजपा सांसद कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शंख बजाने और कीचड़ में खेलने की बात कह रहे थे। अब सोमवार से जब संसद का मानसून सत्र हुआ तो 25 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हीं सांसदों में सुखबीर सिंह जौनपुरिया का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर सीट से सांसद हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो में भाजपा के सांसद कीचड़ में बैठे दिखाई दे रहे थे और उनके साथ शंख, उनके हाथ में शंख भी था और वो देश की जनता को ये ज्ञान दे रहे थे कि आप कीचड़ में शंख बजाएं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना दूर दूर तक नहीं आएगा। लेकिन अब कोरोना से संक्रमित निकलने के बाद इन भाजपाइयों पर जनता जमकर हमलावर हुई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि उमर खालिद के लिए 11 लाख पेज का रिकॉर्ड रखने वाली मोदी सरकार के पास मजदूरों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। संसद में दी जानकारी। जी हाँ,
दिल्ली दंगों के मामलों में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को यूपीए के तहत गिरफ्तार कर 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि उमर खालिद के दंगों से जुड़े लगभग 11 लाख पेज के डेटा के साथ सवाल जवाब किए गए हैं। दूसरी तरफ सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल में फंसी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती सहित 6 लोग 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं। इस मामले में एनसीबी केस से जुड़ा हर डेटा निकल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस देश में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मारे गए प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा जुटाने में मोदी सरकार नाकामयाब हुई। दरअसल कल संसद में जब विपक्षी पार्टियों ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि फिलहाल लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूर मारे गए हैं यात्रा के दौरान इसका कोई ब्यौरा नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार उन मजदूरों की मौत के किस तरीके से खिलवाड़ कर रही और कितना आपके लिए गंभीर है मोदी सरकार।